तो चैप्टर का नाम हुआ सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक हुआ सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, दूसरा हुआ सर्कुलर मोशन डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में देखेंगे, कैसे मोशन हो रहा है, कैसे स्पीड, एक्सीलरेशन वगैरह सब देखेंगे। और दूसरा देखेंगे डायनामिक्स, उसमें क्या फोर्स आ रहा है, क्या एनर्जी है, फोर्स एनर्जी एनालिसिस सब उसमें देखेंगे। काइनेमेटिक्स पार्ट कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो जो वेक्टर्स रहेंगे थोड़ा अलग किस्म के रहते हैं और थोड़ा सा तकलीफ लगता है, इसलिए क्योंकि अभी तक जो हम काइनेमेटिक्स के मोशन इक्वेशन जानते थे, लाइक v = u + at, s = ut + half-a², वो सब एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे चैप्टर को। नाम पड़ा सर्कुलर मोशन। मेरा अच्छा वाला पेन को कोई तोड़ के फिर से रख दिया है। उठा तो मैंने नहीं किया है कुछ। देखो इसको दो टुकड़ा करके कोई, मैं बोला ही नहीं है, बोला मैं नहीं किया। तो सर्कुलर मोशन सिंपल है, वी स्टार्ट विद नेम इटसेल्फ कि कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जबकि सर्कुलर मोशन होने के लिए कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो थोड़ा हायर थिंकिंग है, बताएंगे उसको भी। फिलहाल हम सोचेंगे कि बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, उसके रिलेटेड एनालिसिस वगैरह हम करेंगे। तो केस स्टडी क्या है कि और ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल। काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स में हमें मालूम है कि बेसिक फंडा होता है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ऐसे करके सारी चीजें आएंगी, इसमें भी आएंगे सारी चीज। तो हाउ यू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज 1 रेडियन। थोड़ा कुछ जान लो, व्हाट इज 1 रेडियन। हम जो डिग्री कहते हैं ना, 30 डिग्री 40 डिग्री, मैथमेटिक्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कहीं डिग्री यूज होता ही नहीं है, हर जगह क्या यूज है, डिग्री को यूजुअली मेजरमेंट में यूज कर लेते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन कैलकुलेशंस में जैसे आप कहोगे cos x है, उसका डेरिवेटिव होता है -sin x, x किस में होना चाहिए, नॉट इन डिग्री, इन रेडियन। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x sin x = x, कब, व्हेन x इज इन रेडियन। सारा फॉर्मूला रेडियन में होता है, डिग्री में कुछ नहीं होता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो भी करना है एंगल के साथ, वो डिग्री में यूज नहीं होता है, सब रेडियन में होता है। रेडियन क्या है? रेडियन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एंगल। क्या है वो? सपोज हम कहेंगे कि मुझे कहा गया 1 रेडियन ड्रॉ करिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले आई विल ड्रॉ एनी सर्किल, कोई एक सर्किल में ड्रॉ करूंगा और उसका डायमीटर मेजर कर लूंगा, या फिर मुझे रेडियस मालूम है, कोई सर्किल में ड्रॉ कर दिया। जितना लंबा रेडियस है उतना लंबा मैं एक थ्रेड लेता हूँ, आई टेक ए थ्रेड ऑफ दैट लेंथ। ठीक है, और उस थ्रेड को मैं इसके ऊपर डालूंगा। ये हो गया कितना लेंथ, ये हो गया r। ठीक है, हो गया r। ये जो r एंगल हुआ, ये r एंगल सेंटर में, r जो आर्क बन गया, ये सेंटर में क्या एंगल कर रहा है, ये जितना एंगल बनाएगा ये, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्या बात समझ में आया? सो टेक इन thread of length equal to the radius, put it on the circumference, whatever angle is subtended by that length which is equal to r at the center is called 1 radian। समझ में आया क्या? तो how you define 1 radian, ये हमारा बेसिक में रहना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में सारे जो फिजिकल क्वांटिटी जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, सब में रेडियन टर्म रहेगा। तो रेडियन को पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज, पूरा नाम है रेडियन, बाद में रेड लिखेंगे, अभी तो रेडियन लिखेंगे। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ
इक्वल टू द रेडियस। सर हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट हो जाए जाने तो दो यार, अभी शुरू हो रहा है। अभी डिग्री को कैसे रेडियन करेंगे? डिग्री लिखा होगा मिटाओगे, रबर में लिख दोगे रेडियन। सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। कैसे करेंगे? हर दम मेरे से 2 कदम आगे ही चलते हैं लोग, मुझे तंग करते रहते हैं। एक तो मैं गलत कर लेता हूँ, तुम लोग सही कर लेते हो, बदनामी होता है मेरा। हाँ चलो ठीक, आ गया समझ में? ओके दैट्स गुड, शुड बी इंक्विजिटिव। मजाक किया, ठीक है। क्या हुआ? 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। समझ में आया? तो ये अगर लेंथ हुआ, आर्क लेंथ हुआ r, मान लो कि ये पॉइंट को a कहेंगे, ये पॉइंट को b कहेंगे। a b अगर r हुआ तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा, when ab is r, थीटा इज 1 रेडियन। क्या बात समझ में आया? बड़ा निराला क्वांटिटी है ये, इसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो रेडियन इंटू मीटर कर दोगे, यूनिट बनेगा मीटर, रेडियन गायब। समझ में आया? रेडियन रहेगा नहीं। आगे आगे देखेंगे, कभी वेक्टर जैसे बिहेव करता है, कभी स्केलर जैसे बिहेव करता है, बड़ा टिपिकल चीज है, देखेंगे समय के साथ। तो ये हो गया 1 रेडियन, समझ में आया? अच्छा, अगर मैं 2r का आर्क लेंथ लूंगा, मान लो आर्क लेंथ लिया 2r, तो कितना रेडियन होगा? 2 रेडियन होगा नहीं? अच्छा, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ एन एंगल ऑफ थीटा रेडियंस इज गिव्स एन आर्क लेंथ कितना आर्क लेंथ देगा? 1 रेडियन देता है r, 2 रेडियन देगा 2r, थीटा रेडियन r थीटा, आर्क लेंथ s कितना? r थीटा। फ्रॉम डेफिनेशन समझ में आया? 0.5 रेडियन का ये कितना आर्क लेंथ होगा? 0.5 इंटू r इंटू थीटा। अच्छा, ये जो लेंथ है, जैसे 1 r लिए तो 1 रेडियन हुआ, 2r लिए तो 2 रेडियन, पूरा लेंथ कितना है? 2 पाई r लेंथ में कितना रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन, बट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिग्री, 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? तीसरा हुआ 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? 2 पाई रेडियन कैसे 360 डिग्री हुआ? समझ में आया? टोटल आर्क लेंथ, टोटल आर्क लेंथ इज 1 सर्कमफ्रेंस ना। नेक्स्ट हुआ, सपोज आपको मैं कहूं कि राइट 60 डिग्री इन रेडियन, तो कैसे लिखोगे आप? 60 डिग्री, यू नो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 इंटू 60, कितना हो गया? पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया क्या? दूसरा हुआ, सपोज हम कहेंगे राइट पाई बाई 4 रेडियन इन डिग्री। अभी तक हम चैप्टर में नहीं गए, कितना होगा पाई बाई 4 रेडियन? कितना होगा सोचो, पाई बाई 4 रेडियन। तो आप जानते हो कि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, तो पाई बाई 4 मतलब क्या करना है? 8 डिवाइड करना है, रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 8, दैट इज 45 डिग्री। समझ में आया?
दूसरा इंपोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, क्या आप मुझे बता सकते हो साइन π/3 का π/6 का वैल्यू कितना है? π/6। यहाँ पर रेडियन लिखते नहीं है, हम लिख देते ना 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हम लोग बच्चे हैं तो कर देते हैं, अब बड़े हो गए तो लिखेंगे साइन π/6 कितना हुआ वैल्यू? π/6 इज सेम एज साइन 30 डिग्री। 2π होता है 360, पाई हुआ 180, π/6 हुआ 30 डिग्री, कितना हुआ वैल्यू? 1/2। समझ में आया? साइन π/6 का वैल्यू 1/2 एग्जाम्पल के लिए बताया। यहां पर और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, when theta is in radians, for small value of theta, sin theta is same as theta, sin theta is same as theta, and cos theta is same as 1, and tan theta is same as theta. For small value of theta, theta अगर काफी छोटा है, sin theta theta का बराबर होगा, provided theta is expressed in radians. समझ में आया? आज की क्लास में कौन ऑप्शन है? सर cos थीटा तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 ऐसा हो सकता है। When theta is small, theta square will be further small. कोई छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है, बड़ा क्वांटिटी 1 से कम हुआ 0.5 का स्क्वायर कितना हुआ? 0.25। 1.5 का स्क्वायर 2.25। इफ नंबर इज मोर देन 1 उसका स्क्वायर बड़ा हो जाता है, लेस देन 1 उसका स्क्वायर छोटा हो जाता है। 10 to the power -3 का स्क्वायर 10 power -6 बहुत छोटा हो गया, है कि नहीं? सो व्हेन आई से थीटा इज स्मॉल, थीटा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, यू कैन इग्नोर इट, सेम एज 1। तो साइन थीटा, ये थीटा कैसे हुआ मैं बताया, तुम लोग विश्वास कर लिए, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा मैं जस्टिफाई भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई पूछे कैसे हुआ बताओ। तो ये फॉर्मूला तो हर बड़े बच्चे यूज करते हैं, लेकिन हुआ कैसे कभी कोई ध्यान नहीं दिया, लोग बोले दूसरे विश्वास कर लिए। होता ऐसा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं साइन 30 का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, 30 इज π/6, साइन 30 साइन π/6। चलो देखते हैं π/6 का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज π/6? π/6 इज 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1/6 कितना हो गया? 22/42। अगर ये 21/42 होता तो कितना होता? 1/2, which is very close to 1/2। और sin π/6 का वैल्यू कितना है? 1/2। So when this angle is quite large, 30 degree is a very big angle, ठीक है? I am talking when theta is small, means 1 degree, 2 degree, और रेडियन में कहो तो 1 डिग्री कितना हो गया? π/180 रेडियन। π/180 रेडियन मतलब काफी छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि इवन व्हेन साइन इज क्लोज टू 30 डिग्री, थीटा इज क्लोज टू 30 डिग्री और π/6 रेडियन, तब भी साइन π/6 का वैल्यू इसके आसपास आ रहा है। जब थीटा का वैल्यू काफी छोटा ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? एग्जैक्टली इक्वल टू दैट, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको पूछूं फाइंड क्वेश्चन साइन 10 डिग्री कितना? बहुत छोटा नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो साइन 10 डिग्री का वैल्यू व्हेन एक्सप्रेस्ड इन रेडियन साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। साइन 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, साइन π/18 लिख सकते हैं ना। वैल्यू कितना होगा? π/18, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। डिग्री में अगर 10 डिग्री से नीचे हुआ तो हम ऐसे ले सकते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप निकालोगे साइन π/18 का वैल्यू कैलकुलेटर में और π/18 का वैल्यू कैलकुलेटर में, दोनों 3rd डेसिमल तक मैच करेंगे, उसके बाद तो चलो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। समझ में आया? क्या बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 5 डिग्री? इट इज साइन π/36। वैल्यू कितना हुआ? π/36। अब देखो सारे छोटे एंगल के लिए वैल्यू आपको ओरली मालूम है, अप टू 3rd 4th डेसिमल तक ये मैच करेगा।
समझ में आया? तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। रेडियन क्या है आपको समझ में आ गया? लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स। पहला टर्म आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर ए पार्टिकल मूविंग in a circle, the angular displacement in any interval is the angle swept by the radius at or in that interval, in that interval। यूनिट क्या है? रेडियंस। यूनिट है रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया रेडियंस। क्या है? कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, फॉर ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में से घूम रहा है और t सेकंड में यहाँ से यहाँ पर गया, ये इतना दूर चला गया t सेकंड में, तो ये t सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो जो रेडियस था, ये पोजीशन वेक्टर, ये कितना एंगल घूम गया है, ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग बात करें ओनली सर्कुलर मोशन का। इवन व्हेन कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं। हमें कोई पॉइंट में पूछा जाएगा, समझ में आया? यहाँ से सामने से कोई चीज भागते हुए इधर गया, उसको देखने के लिए मैं पहले ऐसे देख रहा था, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, है ना? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जितना में मुड़ गया। समझ में आया? टू बी इन टाई विद दैट, में जितना एंगल घूम गया वो हुआ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मी। एंड इन दैट केस यू विल सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पर्सन्स विल बी डिफरेंट, है कि नहीं? तो वो हम नहीं जा रहे हैं, अभी खाली बता दिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन इतना से आएगा, इसमें आपका ट्रांसरोटेशनल मोशन चीजें वगैरह आएगा। तो क्या बात देख रहे हैं हम यहाँ पे? यूनिट हुआ रेडियन। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आया? हाँ, छोटे से क्वेश्चन करना है। What is angular displacement of minute hand of a clock between 9:05 to 9:15 o'clock। तो ये समय में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 9:05 से 9:15 के बीच में मिनट हैंड का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? पाई/3। क्यों? क्योंकि आप या तो एंगल निकालो और सोचो कि हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 12 डिविजन्स। 12 डिवीजन में कितना जाता है? 2 पाई। 2 पाई रेडियन घूमता है। ये 5 से 15 गया तो 2 डिवीजन गया। 12 डिवीजन में होता है 2 पाई, 1 डिवीजन में होगा 2 पाई बाई 12, 2 डिवीजन में होगा 2 पाई बाई 12 इंटू 2, दैट इज पाई/3। सो यू विल से द आंसर इज 2 पाई बाई 12 इंटू 2। ये 12 और ये 2 कहाँ से आया? सबको समझ में आ गया? दैट इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन। रेडियन में ही आंसर बोलना है। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स गो फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट नंबर
ये जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको यूनिवर्सली हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा ऐसा नहीं होता है, लिखते हम लोग ऐसे हैं, लेकिन ये ऐसा होता है, समझ में आया? ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? पहला, इट इज रेट ऑफ चेंज इन angular displacement, angular displacement that is angular velocity is delta theta by delta t। जैसे आपका linear velocity क्या होता है, rate of change in linear displacement, नहीं, यहाँ पर हो गया delta theta by delta t। क्या है ये यूनिट, क्या बनेगा इसका, यहाँ लिखते हैं, ऑब्वियसली न्यूमेरेटर इज इन रेडियंस और डिनोमिनेटर इज इन सेकेंड, तो यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड, वेयर डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी सेकेंड। तो वेलोसिटी तो वेक्टर भी होगा, डायरेक्शन भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। क्या बात समझ में आया? दूसरा डेफिनेशन हुआ, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मोशन, कोई चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, वेलोसिटी डिफाइंड एज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यू नो, और कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो कितना दूर गया, कितना समय में, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, और कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मोशन ऑफ ए पार्टिकल जिसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, थीटा इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। कोई नयापन तो नहीं लग रहा होगा, खाली नए टर्म है, लीनियर मोशन के लिए हमें मालूम है। यू ट्रांसलेट दिस टू लीनियर मोशन, द रेट, मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी की जगह लिखे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो भी क्या होता था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यहाँ पर भी वही हो रहा है, एनालॉगसली सारी चीजें बन रहे हैं, समझ में आया? तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई चीज जा रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है जानने के लिए देखो कितना दूर गया, कितना समय में, अगर टी सेकेंड में एस डिस्टेंस चला गया, वेलोसिटी हो गया एस बाई टी। कब? ओनली व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में जा रहा होगा तो थीटा बाई टी लिखेंगे, ठीक है। If a particle is moving in a circle of radius r with constant speed v, then मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस में कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, तो हम कहेंगे ओमेगा क्या है, इट इज थीटा बाई टी, ठीक है। थीटा डिस्टेंस जाने के लिए टू गो ओवर ए डिस्टेंस थीटा, उसको कितना आर्क लेंथ जाना पड़ेगा? व्हाट विल बी द आर्क लेंथ हियर? आर थीटा, है ही नहीं। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये आर थीटा होगा, प्रोवाइडेड थीटा इज इन रेडियंस। बात समझ में आ रहा है ना? कोई चीज अगर
कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, हमें उसका एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं थीटा बाई टी है। थीटा बाई टी अगर है तो फिर आपको बताना ये है कि थीटा तो थीटा है, इतना दूर जाने के लिए कितना समय लगेगा, क्या स्पीड में जा रहा था वो, v स्पीड में, और वो भी कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था। तो v स्पीड में r थीटा जाने के लिए कितना समय लगेगा, इट इज r थीटा बाई v। क्या ये बात सबको समझ में आया? t कैसे r थीटा बाई v हुआ समझ में आया? r थीटा क्या हो गया, आर्क लेंथ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? r थीटा गया वो भी v स्पीड में, तो कितना टाइम लगा, r थीटा बाई v। सिंपलीफाई करो तो ये क्या बन गया, v by r। So if a particle is moving in a circle of radius r with constant speed v, उसका angular velocity क्या हो गया, v by r। समझ में आया? आगे, if a particle is moving in a circle, moving in a circle, moving in a circle with time period t, टाइम पीरियड t, मतलब क्या मतलब हुआ, एक बार घूम के आने के लिए कितना टाइम लगता है, t। एक बार घूम के आने के लिए जो टाइम लगता है हो गया टाइम पीरियड। लिखना चाहिए क्या, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, समझ में तो आ रहा है, घूम के आने के लिए जितना समय लगा वो टाइम पीरियड है। तो ये t है, तो फिर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार घूम के आने के लिए कितना एंगल जाना पड़ता है उसको, 2 पाई रेडियन, नो 360 डिग्री, डिग्री गया, डिग्री भगाओ, 2 पाई रेडियन। वो कितने समय में, t सेकंड में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बाई टी वाला, और उसमें थीटा की जगह लिखेंगे 2 पाई और t की जगह t। फिर एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन हो गया 2 पाई बाई टी। समझ में आ रहा है? नए नए टर्म से चीजें डिफर नहीं है, नए नए टर्म से इजी, देखने में डरावना लगेंगे लेकिन यूज करोगे तो कुछ नहीं है। If a particle is moving in a circle, moving in a circle with frequency f, that is in 1 second it makes f revolutions, 1 second it makes f revolutions। समझ में आ रहा है? मतलब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पता चला 1 सेकेंड में 25 बार घूम लिया, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 25। समझ में आया? f revolution, देन टाइम पीरियड क्या होगा, 1 by f। एक बार घूम लेता है 1 सेकेंड में, तो एक बार घूमने के लिए जो समय लगता है, टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन, टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन, जिसको हम लोग अदरवाइज कहते हैं टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 by f। तो फिर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले से था 2 पाई बाई टी, टी की जगह लिखेंगे 1 by f, तो हो गया 2 पाई f। समझ में आया क्या? When it is f is the number of revolutions per second। समझ में आया? कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, पहली बार सुन रहे हो, खाली अनबन सा लगे, नहीं तो इसमें है क्या। Could you follow my words? समझ में आया? So the angular velocity also can be expressed as 2 pi f। कितने सारे फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का है, स्कूल लेवल में आपका बहुत और एक यूजफुल फॉर्मूला आता है। If a particle is moving at a speed n rpm, rpm का फुल फॉर्म हुआ revolutions per minute, then
फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 मिनट में n रिवोल्यूशंस करता है पंखा का स्पीड। कोई हाई स्पीड चीज़ों को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। पंखा का स्पीड कितना, डोंट से समथिंग रेडियन पर सेकेंड, से इट इज 1000 आरपीएम और 1200 आरपीएम और 400 आरपीएम, कितना तो रिवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट। आरपीएम को भी यूनिट मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो एफ क्या हो गया, अगर n रिवोल्यूशंस पर मिनट, एफ क्या था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, है कि नहीं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, जिसको कभी कभार आरपीएस बोल देते हैं, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, आप मत बोलना। तो एफ हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा n/60। तो फिर ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू है n/60, तो इट इज 2 पाई n/60, और जिसको आप पाई n/30 बोल सकते हो। कोई चीज का स्पीड, कोई एक फैन का स्पीड, कोई गाड़ी जा रहा है उसका चक्का का एंगुलर स्पीड दिया n रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया पाई n/30 रेडियन पर सेकेंड। ये सारे मिनट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया, ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, सबका डायरेक्शन एक जैसा है, जितने सारी चीजें। नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। इस चैप्टर में ढेर सारे एक्सीलरेशन आएंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाले हैं। तो मस्ट नॉट कंफ्यूज, सी प्रॉपर एडजेक्टिव्स में क्या लिखा हूं, एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे डिनोट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अगर ये लीनियर एक्सीलरेशन होता तो क्या लिखते, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और एक तो फोर्स था, लीनियर एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास वाले को हम पढ़ेंगे टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल मोशन, क्योंकि तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मालूम नहीं, टॉर्क क्या है मालूम नहीं है, तो टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके पढ़ेंगे। तो अभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं। विल सी linear acceleration is defined as rate of change in velocity, तो angular acceleration is defined as rate of change in angular velocity, ठीक है, it is rate of change in angular velocity, मतलब angular acceleration is delta omega by delta t, where delta omega is change in angular velocity in delta t seconds। यूनिट क्या बनेगा, ऊपर का यूनिट है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रेडियन पर सेकेंड बाय डेल्टा टी सेकेंड, सो इट कम्स आउट टू बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, ये डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी समझ में आया। तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हुआ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज। अब लीनियर एक्सीलरेशन समझो ना, अगर लीनियर एक्सीलरेशन तो क्या लिखते हैं आप, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते कि नहीं लिखते, हाँ क्या था डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी सेकेंड्स, यहाँ पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन डेल्टा टी सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पहले आपको फील में आना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब मैं हाथ को ऐसे घुमा रहा हूँ तो एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर मैं हाथ को ऐसे ले रहा हूँ तो धीरे धीरे एंगुलर स्पीड मेरा बढ़ रहा है। जब पंखा को आप स्विच ऑन करते हो, शुरू में इसका स्पीड बढ़ता है मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, कुछ समय के बाद कांस्टेंट स्पीड में चलता है, एंगुलर स्पीड में, है कि नहीं। तो आप कहोगे शुरू में देयर वाज सम एंगुलर एक्सीलरेशन एंड आफ्टरवर्ड्स देयर इज नो एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में, अच्छा शुभम को समझ में आया, हाँ एंगुलर एक्सीलरेशन भी हम समझ गए। मोशन इक्वेशंस, अभी तक मैं आपको ये सबका डायरेक्शन नहीं बताया हूं। मोशन इक्वेशंस, लीनियर मोशन,
हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पढ़े थे। सपोज ए इज कांस्टेंट, सर्कुलर मोशन क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। सपोज हम कंपेयर कर रहे कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन वाली केस, ये दोनों केस को देख रहे हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन। समझ में आया क्या? इसमें आपकी क्वांटिटी थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, ऐसे करके चीजें। तो ऐसे ऐसे क्यों लिखेंगे? हम लोग ऐसे ऐसे लिखेंगे। एस था और ये था आपका भी था और ये था आपका एक्सीलरेशन, ये टाइम, यही तो मोशन पैरामीटर्स थे। एक यू भी तो था, ये इनिशियल वेलोसिटी भी था, एक फाइनल वेलोसिटी भी था। ये सबको लेके सारे इक्वेशंस बने थे। आन लोग उस क्वांटिटीज को दूसरी तरफ लिखेंगे। इसके जगह क्या लिखेंगे? थीटा, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो आप इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 लिखो, ठीक है। फाइनल लीनियर वेलोसिटी राइट इट ओमेगा 2। यहां पर था ए, यहां पर क्या लिखेंगे? अल्फा। टी था तो टी लिखेंगे। क्या बात समझ में आया? अब इक्वेशंस, यहां पर आपके पास एक इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जैसे इसको डिराइव किए थे ग्राफिकली एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करके यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। रौनक दत्ता कुछ बोलता नहीं है, कैसा लगा क्या? तो फिर बोल। दूसरा फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे रौनक? थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं ओमेगा, ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एनर्जी इक्वेशन था ये। तो दूसरी तरफ ये क्या होना चाहिए? ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा थीटा। मतलब इक्वेशन कितने आसानी से बन गए एनालॉगसली। जैसे इसमें होता था इसमें भी हो गया। समझ आ रहा है? ये नाउ डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। डायरेक्शंस ऑफ मोशन पैरामीटर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरामीटर्स। लीनियर मोशन में हमें मालूम है, यहां पर तो हमें सर्कुलर मोशन के लिए देखना है, ठीक है। चलिए, पहला हुआ ऑल मोशन पैरामीटर्स। कौन कौन? ओमेगा 1, ओमेगा 2, आपका थीटा, अल्फा और एक्सियल वेक्टर्स, that is they are directed along the axis of circle। सर्किल का एक्सिस में होता है। एक्सिस किसी रिंग का एक्सिस कहाँ होता है? ऐसे होता है ना बीच में, तो सर्किल का एक्सिस में होता है। अब किसी सर्किल का एक्सिस में होता है तो फिर दो केस हो सकता है। मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ में कोई चीज घूम रहा है, वेक्टर विल बी अलोंग द एक्सिस, मतलब या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। पता कैसे करेंगे किधर को होगा? द एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय exact direction is given by the right hand fist rule। क्या कहता है राइट हैंड फिस्ट रूल? when
right hand fist is closed with the thumb being open. Thumb being open. If fingers give direction of rotation of the parameter, then thumb gives or thumb indicates direction of vector along the axis. समझ में आया? जैसे सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई चीज किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? वो ऐसे घूम रहा है। समझाने के लिए कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन कभी अगर इसको आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखना होगा तो हमें पता करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तो हमें इतना पता है कि ये जो वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी, कोई चीज ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसका डायरेक्शन किधर को है? हम जानते हैं डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। समझ में आया क्या? अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्किल। बस कंफ्यूजन ये है कि बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। बट एक चीज क्लियर है कि द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? अब क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन और देखो कि योर फिंगर्स आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। ये ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन कैसे हुआ? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे हो गया? इनवर्ड। सो एग्जांपल में आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल, is perpendicular to plane of the circle, is perpendicular it is perpendicular to the plane of the circle and directed inwards की outward। कैसे हुआ? हाँ, perpendicular to plane of circle directed inward। क्या बात समझ में आया? किसी को कुछ भी नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया रे? नहीं आया? अरे ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्सिस होगा, डायरेक्शन अलोंग द मतलब एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? रिंग का एक्सिस समझ में आता है ना? तो अलोंग द एक्सिस मतलब इस एक्सिस में होगा, इसी लाइन पे होगा। बस हमें ये पता करना है कि अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट, आपकी फिंगर्स। तो एरो क्या शो कर है? एरो क्या ऐसे बताएंगे कैसे शो करें। तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो देखो ये ओमेगा ऐसा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन कैसे होगा? इनवर्ड। समझ में? अगर ये उल्टा घूमता तो डायरेक्शन कैसे होता? आउटवर्ड, बट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रोटेशन। क्या बात समझ में आ रहा है? अब लड़की पूछ रही है हमारी कि कैसे दिखाएंगे। अब जो वेक्टर है मैं पूछ रही थी वो जो एरो मार्क दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे ना? नहीं सर। हाँ सर ओमेगा के पास जो हम एरो मार्क ड्रॉ किए हैं हाँ ऑलरेडी। ये नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ये एरो मार्क क्या ओमेगा का है? नहीं, ये है पार्टिकल, कोई पार्टिकल इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, अरे ये ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? समझ में आ रहा है?
ये घूम रहा है ऐसे, तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे हुआ? इनवर्ड। अगर ऐसे घूमता एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड हो जाता। मेरा उंगलियां ऐसे होते तो ये आउटवर्ड हो जाता। ऐसा अगर कोई चीज घूम रहा है तो यहाँ पे उसका लीनियर वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बट एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होते हुए एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यहाँ पर आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का वही डायरेक्शन है, यहाँ पर भी वही है। इसका लीनियर वेलोसिटी बदल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक क्लॉकवाइज घूम रहा है तब तक एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बराबर है, तो यहाँ से धीरे धीरे डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, तो ये खाली एंगुलर वेलोसिटी के लिए नहीं, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए करेंगे। सपोज हम कहेंगे, अच्छा लिखेंगे कैसे इसको? वेक्टर अभी इनवर्ड है, इनवर्ड को कैसे इंडिकेट करते हैं? क्रॉस मार्क से। अरे वेक्टर पीछे की तरफ जा रहा है, ये कोई वेक्टर है, दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर, इसका पीछे ऐसा ऐसा है ना, एरो मार्क है। अब ये आपसे दूर जा रहा है, इधर से दिखोगे तो क्या दिखेगा? स्टार मार्क जैसे दिखेगा। आपके तरफ आ रहा है, इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? डॉट मार्क जैसे दिखेगा। दैट मींस व्हेन a vector is approaching you, you represent it by a dot mark. When the vector is receding, दूर जा रहा है तो आपको पीछे से क्या दिखेगा? उसका दुम दिखेगा, क्रॉस मार्क। ये इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड है। मान लो ट्रेन खड़ा है, ये किधर जाएगा तुमको मालूम नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो उसके पीछे क्रॉस मार्क लगा है, मतलब वो उसका पिछवाड़ा है, मतलब वो जाएगा दूर। सामने देखोगे बड़ा सा एक डॉट मार्क रहेगा, है ना? ट्रेन के रहता है फ्लोरेसेंट डॉट कलर, पूरा फ्लोर दूर से देख के पता चलेगा। बहुत दूर से देखने से पता नहीं चल रहा कि ट्रेन आ रहा है कि जा रहा है। भूं भूं तो आवाज सुनाई दे रहा है, दूर से अगर क्रॉस मार्क दिखाई दे रहा है मतलब जा रहा है। आप ट्रेन ट्रैक क्रॉस कर सकते हो। डॉट मार्क देखे तभी क्रॉस किए तो शायद यू विल बी क्रॉस्ड, होता ना, तो गया। तो बात समझ में आया? तो इनवर्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विथ ए क्रॉस मार्क। ये हो गया इनवर्ड, ऐसे लिखते हैं। ये हो गया इनवर्ड डायरेक्शन, ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। और अगर डॉट मार्क दिखाए तो क्या कहेंगे? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब हमारी तरफ, है ना? इनवर्ड मतलब हमसे दूर। क्यों आया, कहां से आया? एरो मार्क को आगे से देखो, पीछे से देखो, थोड़े कैसे फीस बढ़ा दूंगा, झूल रहा है इसमें। समझ में आया इसको? ये चीज समझ में आया? सपोज मैं आपको एक छोटा सा चेक करता हूँ, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। सपोज यहाँ पे कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा था, तो वो यहाँ से चलना लगा। यहाँ पर उसका स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और ऐसे 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 आया। यहाँ पर जब पहुंचा, ठीक है, तब उसका स्पीड कितना हो गया था? इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। जब वो इधर से गुजर रहा था, P पॉइंट से गुजर रहा था, ऐसे करके जा रहा था। बताना आपको ये है, while passing through P, while passing through P, क्या आप मुझे बता सकते हो स्टार्ट कहां से किया? A से B तक गया है, A से B तक गया है। थीटा का डायरेक्शन क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे जा रहा था, वेक्टर है, एलोन द एक्सिस होगा, थीटा ओमेगा अल्फा सब कुछ एक्सिस में होगा। ये ऐसे जा रहा था, है कि नहीं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे जा रहा था, तो कैसे हो जाएगा? आउटवर्ड। थीटा इज आउटवर्ड। अच्छा, ओमेगा कैसे होगा? ये भी तो ऐसे ही जा रहा था, तो आप क्या कहोगे? ये भी आउटवर्ड। अच्छा, अल्फा कैसे होगा? क्योंकि ये एंगुलर स्पीड घट रहा था। कैसे? क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले मालूम है ओमेगा इज वी बाई आर। आर कांस्टेंट हुआ तो क्या हुआ? भी तो घट रहा है, भी घट रहा है तो ओमेगा घट रहा है। ओमेगा घट रहा है मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं, एंगुलर रिटार्डेशन है। एंगुलर रिटार्डेशन, इधर को एंगुलर रिटार्डेशन मतलब इधर को एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अगर ऐसा है तो सोचो ऐसा है, ऐसा है, तो करो क्या हो गया डायरेक्शन? इनवर्ड। सो अल्फा विल बी इनवर्ड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा एक केस देता हूं, IIT JEE एडवांस का है।
जी एडवांस सोच लो। मैं बात कर रहा हूं किसी एक कोनिकल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम किसको कहते हैं? मान लो कि ये कोई एक पेंडुलम है, ऐसे झूल रहा है, इसको अगर आप ऐसे धक्का दे दोगे तो ऐसे 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 होगा, ये नॉर्मल पेंडुलम हुआ। छोटा सा ऑसिलेशन धीरे धीरे किया तो सिंपल पेंडुलम हुआ। कंडीशन से उसका, कब इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं, कब ऑर्डिनरी पेंडुलम कहते हैं। कोनिकल पेंडुलम क्या हुआ, ये कोई पेंडुलम है, इसको पकड़ के इसे साइड में खींचो और फेंको। फेंकोगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। तो जब वो ऐसे घूमेगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमेगा, घूमेगा ना। द थ्रेड विल बी ट्रैवर्सिंग द सरफेस ऑफ ए कोन, सो इट इज कॉल्ड ए कोनिकल पेंडुलम। बात समझ में आया? मैं बात कर रहा हूँ कि कोनिकल पेंडुलम का। ये कोनिकल पेंडुलम मान लो ऐसा ऐसा घूम रहा है। अब जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में, तो थोड़ा सोचो और क्या हो रहा है। A conical pendulum, the bob of a conical pendulum. The bob of a conical pendulum is moving in a horizontal circle. अभी अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा। v इज कांस्टेंट, आर यू गेटिंग? हॉरिजॉन्टल सर्किल में अगर घूम रहा है v कांस्टेंट रहेगा, ये समझ में आ रहा है? स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। चलिए आपके लिए लिख भी देते हैं, विथ कांस्टेंट स्पीड। लिखने की क्या जरूरत था, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल तो कांस्टेंट स्पीड होना ही था। ये पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बोलने की क्या जरूरत है? व्हेन इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन हैज टू बी कांस्टेंट, है कि नहीं? तो चलिए लिख दिए, बाय चांस किसी को कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी एक समय पे ये पार्टिकल का स्पीड है v, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v। चलो मान लो कि ये दिया है r और ये दिया है l। ये पॉइंट का नाम है o, ये पॉइंट का नाम है c, जहां से झूला है, ठीक है ना। पूछा क्या है, पूछा है ये कौन है, जो सर्किल का सेंटर, o क्या हो गया, सेंटर ऑफ दी हॉरिजॉन्टल सर्किल। ओ क्या है, सी क्या है, जहां से झूल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या दिया, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एंगुलर वेलोसिटीज अबाउट सी एंड ओ। सी में क्या होगा, ओ में क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, स्पीड कितना है, स्पीड तो दिया है v, है कि नहीं, स्पीड v है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ओमेगा ओ, ये एक सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, सो इट इज v बाई r। थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, है कि नहीं। ओमेगा अबाउट c, अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। थोड़ा इमेजिन करो, ऐसा है, ऐसा है, और v कैसा था, ऐसा था, ऐसे ऐसे करके घूम रहा था, आर यू गेटिंग? तो सेंटर में हो गया v बाई r। क्या ये जो ऐसे जा रहा था, लग नहीं रहा कि एक सर्किल में जा रहा है जिसका रेडियस l है, वेलोसिटी ऐसा है ना, तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट में निकालना है। तो देखना है कि यहाँ से ये जो वेलोसिटी है कोई पार्टिकल, जैसे मैं बताऊं सिंपल सा चीज, मान लो कोई चीज ऐसे जा रहा है, आपको दिखा, और वो यहाँ से इस पॉइंट में, उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, अगर ये डिस्टेंस l है तो क्या कहोगे, v बाई l कहोगे, नहीं कहोगे। हियर आल्सो द थ्रेड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है कि नहीं। कोनिकल पेंडुलम है, इमेजिन करो चीजें ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जब ऐसे घूम रहा है इधर से जा रहा है, वेलोसिटी कैसा, ऐसा है, क्या ये वेलोसिटी लेंथ को परपेंडिकुलर नहीं है l को,
है। तो क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी? v बाई एल। समझ में आ रहा है? इट इज v बाई एल, क्योंकि सारा वेक्टर भी अंदर या बाहर हो रहे हो, दे आर नॉट ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो थोड़ा इमेजिन करना सीखो। समझ में आया? ये बात हो गया v बाई एल। लेकिन ये नहीं था एडवांस में। एडवांस में क्या था? ये था आउट ऑफ ओमेगा सी एंड ओमेगा ओ which are constant। ये था जेई एडवांस का क्वेश्चन। ओमेगा सी कांस्टेंट है कि ओमेगा ओ कांस्टेंट है कि दोनों कांस्टेंट है? क्वेश्चन समझ में आया? इट्स ए वेक्टर। कांस्टेंट तब कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड तभी थोड़ी देर पहले देखे, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड v में घूम रहा है, तो ओमेगा तो हरदम v बाई आर है कांस्टेंट। ये ओमेगा v बाई एल है, ये भी कांस्टेंट है बाई मैग्नीट्यूड। बट अबाउट डायरेक्शन, नीचे वाला जो घूम रहा है हॉराइजॉन्टल सर्किल में ऐसे घूम रहा है, जब वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, डायरेक्शन कैसा है? सो कहीं भी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो उसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड ऐसे ही कांस्टेंट है। मतलब ओमेगा ओ इज ए कांस्टेंट। व्हाट अबाउट ओमेगा सी? सोचो ये सोचना, ये एडवांस में। और मेरे जान पहचान में कोई नहीं था जो सही करके आया था। मतलब काफी बच्चे किए होंगे, मेरे जान पहचान में कोई नहीं, मेरे बच्चे भी गलत कर दिए थे। ठीक है, नहीं बताया था, उसके बाद में बताना शुरू किया। देखो जब ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जब ऐसे जा रहा है, कौन सा प्लेन में घूम रहा है? ये प्लेन में घूम रहा है, और ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन कैसे हुआ? आर यू गेटिंग? जब वो घूम के इधर आ गया, अब कौन सा प्लेन है? ये ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो ओमेगा सी इज नॉट कांस्टेंट, बट ओमेगा ओ इज। क्या बात समझ में आ रहा है? हमारे बच्चे भी गलत कर दिए थे जब मैं ओमेगा से वो फिर से कोनिकल वो बने, वो कौन बनाएगा? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? आंसर में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा सी इज चेंजिंग, so only omega o is constant, omega c is not constant, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। समझ में आ रहा है? क्या चीजें समझ में आ रहा है? Now next, now let us understand the relations between सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स एंड लीनियर मोशन पैरामीटर्स। इनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन पैरामीटर्स। linear motion parameters। पहला है, जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, एंड सपोज द पार्टिकल गोज फ्रॉम हियर टू हियर, हिज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, रेडियस इज आर। तो उसका लीनियर डिस्टेंस कितना गया? आर्क लेंथ। The distance moved is equal to the arc length. If the particle goes from here to here, A to B, the distance moved is equal to arc length. तो आप क्या कहोगे? Distance moved is related as the arc length। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? It is simply r थीटा। अगर इसका रेडियस r है, सर्किल का रेडियस r है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर डिस्टेंस का रिलेशन हुआ s इज इक्वल टू r थीटा, और s, सो s इज इक्वल टू r थीटा। समझ में? पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, कितना दूर गया? आर्क लेंथ। व्हाट इज दैट? इज इक्वल टू r थीटा। ये रिलेशन तो हम जानते हैं। s इज इक्वल टू r थीटा कैसे हुआ? समझ में आया क्या?
अरे 1 रेडियन में कितना दूर जाता है, r लेंथ, थीटा रेडियन है तो कितना होगा r थीटा, सो द डिस्टेंस इज r थीटा। ठीक है, दूसरा को मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t सेकंड लिया, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी। उतनी समय में ये इतना दूर गया डिस्टेंस, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, है कि नहीं। डिस्टेंस कितना गया है, आर थीटा बाई टी, थीटा बाई टी होता है ओमेगा, सो इट बिकम्स ओमेगा इनटू आर। तो स्पीड क्या हो गया, ओमेगा इनटू आर। समझ में आ रहा है। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसका स्पीड हो गया ओमेगा इनटू आर। बट व्हाट इज स्पीड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर वो ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, और मान लो कि वो इस डायरेक्शन में फिलहाल मूव कर रहा था, ये हुआ उसका वेलोसिटी, तो स्पीड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इंटू आर। ठीक है, बाद में इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, v इज इक्वल टू v इज द वेलोसिटी, ओमेगा क्रॉस आर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ चीज़ें छोड़ दो जिसको देखेंगे बाद में। तो AC इज इक्वल टू आर थीटा हुआ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हुआ। पॉइंट नंबर 3, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन A, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, कितना स्पीड में, कितना जल्दी जल्दी टेंजेंशियल वेलोसिटी बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कहोगे कि इट इज डेल्टा V बाय डेल्टा T। इसमें डेल्टा V क्या है, डेल्टा V क्या है, इट इज, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड। वही तो गड़बड़ है। हाँ, चेंज इन स्पीड का मैग्नीट्यूड, चेंज इन स्पीड घट सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब यू टू टेक द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड, मतलब स्पीड कैसे बदल रहा है। ठीक है, स्पीड बदल रहा है तो आप कहोगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो रहा है। क्यों, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है क्या, सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो वेलोसिटी भी तो बदल रहा है। Magnitude of the change in velocity by time will give you the acceleration, but here I am talking about tangential acceleration, not the acceleration. ठीक है, तो आप चाहो तो थोड़ा उसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें लिखने में ही गड़बड़ किया हूँ यहाँ पे, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। यहाँ पर मैं लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड, समझ में, इन dt सेकेंड्स और इन डेल्टा t सेकेंड्स। ठीक है, तो ये a क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये v होता है ओमेगा r। हम जानते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा r। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी टेंजेंट टू दी सर्किल। समझ में आ रहा है, कितना होगा, ओमेगा इंटू आर। अगर मैं ये दोनों तरफ इसको डेल्टा वी करता हूँ तो इधर डेल्टा आर इज ए कांस्टेंट, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू आर। आई कैन राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ये बदलेगा तो ये बदलेगा, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विल गिव यू आर इंटू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी मीन्स रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, व्हाट इज दैट, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आप कहोगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा क्या था,
द एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये सारा चीज जो हमें समझ में आया उसको अगर सिंगल लाइन में लिखेंगे तो लिखेंगे S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। बट समझ में आना चाहिए कि चीजें क्या है। S क्या है? डिस्टेंस मूव्ड। V क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। A क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? हाँ सर वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल नहीं रहेगा अपने पाथ को। देखो ये हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पार्टिकल एग्जैक्टली सर्किल में जा रहा है तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इवन व्हेन ए पार्टिकल इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट इज आल्सो हैविंग सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखना पड़ेगा कि जिस सर्किल में देख रहे हो उसको टेंजेंट करके क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो टू इनकॉर्पोरेट दैट आल्सो और टेक इट टू अकाउंट दैट आल्सो मैं इसको ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख रहा हूँ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे फॉर टू जस्ट गिव यू ए क्लैरिफिकेशन, सपोज यहाँ पे कोई एक पार्टिकल था, मान लो कि ये जो है, मान लो कि ये डिस्टेंस है r, यहाँ पर कोई पार्टिकल था वो ऐसा करके जंप कर गया v वेलोसिटी में। फॉर योर इंटरेस्ट ओनली, तुमने पूछा मैंने बताया। अबाउट दिस पॉइंट सेंटर C व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी क्या है जानने के लिए हम निकाल सकते हैं v/r फॉर्मूला लगा के एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वो v कौन सा v है? तो v टेंजेंट टू दी सर्किल। अगर ये पार्टिकल इस सेंटर की चारों तरफ घूम रहा है तो इसको ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन ये तो जा रहा है ऐसे, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया? ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v sin थीटा। तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट इज v sin थीटा बाय r, नॉट v/r, टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय r। समझ में आया? तो ये कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट C इज इक्वल टू v sin थीटा बाई r। क्यों v sin थीटा हुआ? समझ में आया? टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्किल। गॉट इट? इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बताता क्या है? हाँ, निकालना है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट C। ये पार्टिकल ऐसे जब जा रहा है इस पॉइंट में घूम रहा है, कितना वेलोसिटी में घूम रहा है। अगर ये पार्टिकल के पास एक v sin थीटा है तो आपको तो मालूम है कि इसके पास एक v cos थीटा कंपोनेंट भी है कि नहीं? अगर ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट इसके पास है, v sin थीटा वाला नहीं है, क्या आपको लगेगा कि पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है? नहीं, घूमता हुआ आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट v sin थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? v sin थीटा बाई r। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट C इज कमिंग आउट टू बी v sin थीटा बाई r। ऐसे करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा केस में भी तो वही था, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो v ऐसे था, ऑटोमेटिकली टेंजेंशियल टू द पाथ था तो v/r कर देते थे। लेकिन वो v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्किल। उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं ये एडजेक्टिव यहाँ पे जोड़ा हूँ। ये तो कोई गड़बड़ी में पार्टिकल का वेलोसिटी इधर से क्या है v/r कर दोगे? नहीं, v/r नहीं। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है, धीरे धीरे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इन दिस चैप्टर वी शैल लिमिट आवरसेल्फ टू ए प्योर सर्कुलर मोशन। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में नहीं है, कोई दूसरा मोशन में भी है, तो भी हम इसको सर्कुलर मोशन मान सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कोई बॉडी इधर से जा रहा है और मान लो कि ये सर्किल नहीं है, कोई पैराबोलिक पाथ है, ऐसा करके गया, इट्स नॉट ए सर्किल, बट स्टिल व्हाइल पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इट इज पासिंग थ्रू ए सर्कुलर पाथ। कैसे? यू कंसिडर ए सर्किल, जिसका छोटा सा हिस्सा इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। नाउ यू विल से दिस स्मॉल डिस्टेंस के लिए इट इज एज गुड एज ऑन दिस सर्कुलर पाथ, है कि नहीं? उस सर्किल का रेडियस कितना है? कोई भी कर्व में कोई पार्टिकल जा रहा है तो सर्किल का रेडियस जानने के लिए आपको क्या करना है?
अरे क्या हो गया, ये थोड़ा व्हाइट हो जाएगा फिर आएगा, इसका बीमारी। समझ में आया ना? कोई टेढ़े मेढ़े, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, लेकिन इसका कोई छोटा सा ऐसा किसी एक सर्किल का टुकड़ा बन सकता है, नहीं बन सकता? जब वो उस टुकड़े पे जा रहा है, हम कहेंगे उस सर्किल पे जा रहा है। मान लो कि जो पार्टिकल इधर से जा रहा था, वो जो सर्किल में जा रहा था, उसका रेडियस क्या है? वी वांट टू नो। से ए पार्टिकल इज गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस। पूछा गया जब इधर से जा रहा था, बताओ वो जिस सर्किल में जा रहा है उस सर्किल का रेडियस क्या है? तो आपको करना क्या है, इसके अगल बगल में आसपास में 2 पॉइंट लेना है, और फिर क्या करना है, करने के बाद इसको यू ड्रॉ टेंजेंट्स, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एंड यू नो द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट। तो आप यहाँ पे फिर एक नॉर्मल रेडियस ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यू सी दे आर मीटिंग हियर, दैट मींस वेयर दे आर मीटिंग? दे आर मीटिंग एट द सेंटर। दिस डिस्टेंस इज the radius of the circle, which will be different if you calculated some other point. Are you getting? समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, क्या है सर्किल में जा रहा है? हाँ जा रहा है। चलिए रेडियस बताइए सर्किल का, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, नॉर्मल ड्रॉ करिए, where these two lines will meet? प्रूव कर सकते हो? Can you prove two parallel lines meet at infinity? हम प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है? If they meet at infinity, radius becomes infinite. क्योंकि infinity क्या है अब तक हम लोग क्या मालूम समझे कि नहीं समझे? 0 and infinity are two mysterious quantities. जो नंबर लाइन तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें 0 और 1 के बीच में जो गैप है 1 और 2 के बीच में गैप बराबर नहीं है। 1 - 0 is not same as 2 - 1. चीजें अलग है। आर्यभट्ट 0 निकला था, क्या निकाले थे? 0। कोई बड़ी चीज हो गया? सारे नंबर निकल गए, बाद में निकला 0, क्योंकि इतना रिसर्च उसके ऊपर हुआ था। खैर फुर्सत में बताएंगे और सब चीजें कहानी। अभी तो हम लोग शक्तिमान की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। समझ में आया? टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, कैन यू प्रूव? बताता हूँ, थोड़ा तुम लोग अच्छा लगेगा। सपोज आई से दिस इज ए पैरेलल लाइन, दिस ए लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। ये दोनों लाइन हम प्रूव करेंगे कि इंफिनिटी में मिलेंगे। मैं अपनी मर्जी से बीच में कोई एक लाइन ले लेता हूँ ये, एंड आई टेक सेवरल पॉइंट्स ऑन दिस। I fix 2 points here and here. मैं ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे जोड़ता हूँ। When I join these 2 points here, ये कुछ एंगल बने यहाँ पे। अच्छा इस पॉइंट की जगह, यहाँ की जगह अगर मैं थोड़ा सा ये जो लाइन बना है, ये लाइन को थोड़ा ऐसे खींचूंगा तो डोंट यू सी दिस एंगल्स आर डिक्रीजिंग? ये वाला एंगल डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जाओ जाओ जाओ, बहुत दूर जाओ, और दूर जाओ, और दूर जाओ, और दूर जाओ, एंगल डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 बन जाएंगे। जब ये 0 बन जाएंगे, ये इसके साथ मर्ज कर जाएगा, इसके साथ मर्ज कर जाएगा, लेकिन दोनों मिलेंगे नहीं एक जगह। यस, टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट। समझ में आया? खैर अगर बाय चांस आप लोग बीएससी पढ़ोगे, जानते हो बीएससी मैथमेटिक्स में क्या आएगा? एनालिटिकल मैथमेटिक्स। प्रूव दैट 1 × 1 = 1 करो लंबा, तो 1 × 1 = 1 क्यों सारे बोले हैं जानते हो? प्रूव करना है। 1 + 0 = 1 प्रूव करो, ऐसे सब आएगा पूरा एनालिटिकल मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में। ये सब नहीं है, ठीक है? तो जो जिन लोगों तुम लोग इतना आसानी से पढ़ रहे हो, कितना आसान है मैथमेटिक्स, तब पता चलता है कि चीज क्या है जब अंदर जाते हैं, है कि नहीं? खैर लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज angular velocity of minute hand of a clock? पूछा है, बताओ किसी क्लॉक का मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का ढेर सारा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, नहीं? देखना है कि उसको एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लग रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या था? हमें मालूम है, अगर थीटा जाता है t सेकंड में तो θ/t रेडियन/सेकंड। एक बार घूम के आने के लिए उसको कितना रेडियन जाना पड़ेगा? 2π, नहीं? और कितना टाइम लगता है एक बार घूम के आने के लिए मिनट हैंड को? 1 आवर में एक बार घूम के आ जाता है, तो इट इज 1 आवर। तो आप कहोगे इट इज 2π रेडियन पर आवर, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हम लोग, रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं।
तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब 3600 seconds. So angular velocity is by the formula 2 pi by t is 2 pi by 3600, that is pi by 1800 radian per second. क्या बात समझ में आया? यूजुअली रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, second hand of a clock, second hand of a clock is 10 centimeter long. Find speed of its free end. तो सेकेंड हैंड का जो सेकेंड हैंड है उसका फ्री एंड भी तो चल रहा है, उसका स्पीड क्या है बताओ, क्या स्पीड में चल रहा है, मतलब भी पूछा है, वो कौन सा भी है, टेंजेंशियल स्पीड है। सेकेंड हैंड का जो फ्री एंड है, ये है सेकेंड हैंड, उसका जो फ्री एंड है वो कैसे मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है ना, उसका स्पीड पूछा है, मतलब क्या पूछा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैसे पता करेंगे, अगर रेडियस मालूम है, एंगुलर वेलोसिटी मालूम है, तो v इक्वल टू ओमेगा, नहीं तो r तो दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस 10 सेंटीमीटर, बस ओमेगा पता करना है। तरीका वही है 2 पाई बाई टी। सेकेंड हैंड को एक बार घुमकाने के लिए कितना समय लगता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड्स लगता है। सेकेंड हैंड को एक बार घुमकाने के लिए 60 सेकंड्स लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, t टाइम पीरियड इज 60 सेकंड्स, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, इट इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, ये भी समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज v, स्पीड ऑफ फ्री एंड, फ्री एंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। आर कितना दिया है यहाँ पर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया ये पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। हाँ वो मैं थोड़ा लिखा था, देखा था, तुम लोग बोलते हो नहीं बोलते, पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड इंटू ऊपर वाला 30 होगा गधा, मैं अभी खत्म कहाँ किया हूँ हाँ, रेडियन पर सेकेंड इंटू 10। मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। हम बताए थे रेडियन एक ऐसा यूनिट है वो किसी के साथ नहीं दिखता है, अकेले में दिखता है, कोई होगा तो दिखता नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा यूनिट इसका, पाई बाई 3, डोंट राइट रेडियन सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट ओनली सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या, ये अंडरस्टूड? अच्छा, ये कोई एक बार है जो इस पोजीशन में हम लोग रखे थे, दी बार वाज हियर, और ये कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई एक पॉइंट बी है। ये पोजीशन 1 से गिरा दिया गया बार को और बार गिरने लगा। जब वो बार कुछ ऐसा पोजीशन में आया तो ए कुछ यहाँ पे आ चुका है, बी कुछ यहाँ पे आ चुका है, ए यहाँ पे आ चुका है, बी यहाँ पे आ चुका है, और पूछा है ए बार released from position 1 passes through position 2 at position 2 at second position जय माता दी, at second position choice 1 whose speed
is more, A or B, whose angular speed is more, A or B। जब वो इधर से आया ऐसे करके, किसका स्पीड ज्यादा है? स्पीड मतलब लीनियर स्पीड की बात हो रहा है, ए का कि बी का? स्पीड बी का। देखो जब ये यहाँ से यहाँ पर गिरा, ए आया यहाँ से यहाँ पर, बी आया यहाँ से यहाँ पर, ये जितना दूर आया काफी ज्यादा दूर आया, लेकिन दोनों बराबर समय में आए। जितना समय में ए आ गया यहाँ पे, उतने समय में बी आ गया यहाँ पे, लेकिन बी ज्यादा डिस्टेंस आया है, इसका मतलब बी का स्पीड ज्यादा है। सो क्लियरली सीन, clearly understood, well realized, the velocity of B is more than velocity of A। किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा है? क्योंकि ये गया मान लो थीटा एंगल, तो ये भी तो गया है थीटा एंगल। थीटा बाई टी होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, बट लीनियर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। आया समझ में? Next, here is a wheel and this wheel is driving another wheel। यहाँ पर है कोई दूसरा व्हील जो कि काफी बड़ा है, ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा। ये जो व्हील है बड़ा है। यस, ये व्हील हुआ क्या है, दिया है कि ये जो दूसरा व्हील है इसका रेडियस दिया हुआ है सपोज 2r, जबकि पहला वाला व्हील का रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है, ये है व्हील नंबर 1, ये व्हील नंबर 2। The first wheel question, I'm in a class, you can talk to me after 6 बजे के बाद। हाँ ठीक, 6 बजे के बाद। The first wheel drives the second wheel। पहला व्हील दूसरे व्हील को ड्राइव कर रहा है, ड्राइव द सेकेंड व्हील। सेकेंड व्हील इसको स्पर एंड पिनियन अरेंजमेंट भी कहते हैं। घड़ी में चलता है ना, वो छोटे छोटे व्हील बड़े बड़े व्हील को ड्राइव करते रहते हैं, अकॉर्डिंगली स्पीड कम ज्यादा होता है। देयर इज no sliding between the wheels, there is no sliding between the wheels at the point of contact between the wheels at the touching point। If angular velocity of first wheel is ओमेगा 0, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, इससे वेक्टर ओमेगा 0। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड व्हील। पहला व्हील का एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा 0 हुआ, दूसरा व्हील का एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा और सेकेंड व्हील। क्या आप लोग सोच सकते हो इसको? सर ओमेगा नॉट समझ में आया क्या बोले आंसर? सर ओमेगा नॉट बाई 2। ओमेगा नॉट बाई 2। देखो हो सकता है सही है, लेकिन नहीं लग रहा है कि सही है। चलिए वेक्टर है, वेक्टर डेली हैव टू सी। मान लो कि पहला वाला व्हील कुछ ऐसा घूम रहा है, तो ये इसको ड्राइव करेगा तो ये कैसा घूमेगा भैया? ये ऐसा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये जैसे घूमेगा वो दूसरे को उल्टा घुमाएगा।
देयर इज नो स्लाइडिंग, मतलब इसका स्पीड, ये वाला व्हील का स्पीड हियर द टचिंग पॉइंट अगर v है तो दूसरा का भी v होगा। देयर इज नो स्लाइडिंग, मेरे दोनों हाथ जा रहे हैं, दोनों में कोई स्लाइडिंग नहीं है, मतलब इस हाथ का जो स्पीड है इस हाथ का भी वही स्पीड है, मतलब v इस व्हील का टेंजेंशियल स्पीड इस व्हील का टेंजेंशियल स्पीड बराबर है। समझ में आया? तो क्या लिखना है सॉल्यूशन में, एज देयर इज नो स्लाइडिंग both have same tangential speed, दोनों का टेंजेंशियल स्पीड बराबर है ना? ठीक है, तो आप कहोगे कि ओमेगा 1 इंटू आर मॉट बी इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू 2r, होगा कि नहीं होगा? अगर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2 इंटू 2r इज द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट, ओमेगा 1 इंटू r इज द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट, दोनों का स्पीड को आप v ही मानो, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ओमेगा 2 इज ओमेगा 1/2, करेक्ट, बाय मैग्नीट्यूड इज ओके। पर देखो तो डायरेक्शन, पहला वाला कैसे घूम रहा है, डायरेक्शन कैसे हुआ, इनवर्ड, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज, पहला वाला क्लॉकवाइज, दूसरा वाला आउटवर्ड, मतलब इसका जितना है इसका उसका आधा एंगुलर स्पीड, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ये है ओमेगा 0 वेक्टर तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा 0/2 वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। एज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, डायरेक्शन बताए थे हम, कोई भी सर्कुलर मोशन क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, राइट हैंड फिस्ट रूल से। राइट हैंड फिस्ट इज क्लोज, thumb being open, if the fingers indicate the direction of circulation of the circular motion parameter, thumb indicates the direction of the vector along the axis। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो आप क्या कहोगे, ओमेगा 2 वेक्टर इज माइनस ऑफ 1/2 ओमेगा 1 वेक्टर, दैट इज माइनस ओमेगा 0 वेक्टर बाय 2। मैग्नीट्यूड के लिए ओमेगा 0/2 वाज करेक्ट। क्या बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving with constant angular velocity omega about its center, about its center. Find angular velocity of the particle about any point on the circumference. कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, बोल रहा है कि पार्टिकल इधर से घूम रहा है, ये सेंटर है, अबाउट द सेंटर इट इज मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, किसी एक दूसरे पॉइंट में उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, ये पॉइंट में, कोई भी एक सर्कमफरेंस में, ये पॉइंट ले लो, ठीक है, ये पॉइंट में उसका क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो देखना पड़ेगा कि सिंपल है, आप देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है। मान लो कि यहाँ पर जब था उसका स्पीड v है तो इस पॉइंट में होता है v/r, तो इस पॉइंट में होगा v/2r, सीधे में तब ना, सीधे में तो v/2r हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पार्टिकल का स्पीड तो कांस्टेंट है, पार्टिकल इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड, तो ये पॉइंट में हो गया v/r, ये पॉइंट में v/2r, हाँ, तो इस पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी, इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी का आधा होगा, जब ये पॉइंट एग्जैक्टली है, लेकिन मैं तो लिखा हूँ एनी पॉइंट, नहीं है। देखो अगर ये जो पार्टिकल है, मान लो कि यहाँ पर v स्पीड में जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है तो उसका कोई स्पीड तो होगा,
मैं पूछूंगा कि बताओ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर, क्या कहोगे? वी भैया व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट पी? वी भाई तो ओमेगा बाई 2 हो गया ना। लेकिन ये तो आप आसानी से इसलिए बोल दिए क्योंकि यू आर जस्ट डायमेट्रियली एट द अपोजिट एंड। ये पॉइंट होता तो डिस्टेंस 2r होता क्या? नहीं होता। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता? फिर अगर ये पॉइंट होता तो हमें क्या करना पड़ता? ये पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था, मैंने बताया था आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी टैंजेंट टू दिस और नॉर्मल टू दिस, ऐसे करके कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। नहीं तो खैर ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाते, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो सपोज ये है कोई पार्टिकल जो यहां से चलते हुए यहां तक गया, ठीक है, और मान लो कि मैं जानना चाहता हूं ये पॉइंट में क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी। तो जब वो ऐसे गया है यहां से यहां तक, एंगल गया है थीटा, क्या बता सकते हो? ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी में कितना एंगल गया होगा? ऑब्वियसली ये जितना होगा ये उतना होगा, ये दोनों मिलके ये होते हैं तो ये हो गया थीटा बाई 2। मतलब इस पॉइंट में वो जितना एंगल घूमता है, किसी दूसरे पॉइंट में वो कितना एंगल घूमता है? उसका आधा। सेम टाइम में the time in which the particle moves from here to here, in the same time about c it goes an angular displacement theta, about p it goes an angular displacement theta by 2। तो c में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? थीटा बाई t। p में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? थीटा बाई 2t। दैट मींस इस ये पॉइंट में अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हुआ तो ये पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 2। होगा ही नहीं होगा? जिनमें खड़े हो, स्टैंड अप, हाँ खड़े हो ऊपर। तो समझ में आया? और एक मिनट पीछे चले जाओ, दिखाई नहीं दे रहा किसी को? हाँ उनको पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, वो बैक। जब आराम लगेगा बैठ जाना, खड़े हो जाओ, जब आराम लगेगा तब बैठना। क्या मेरी बात समझ में आया? व्हेन यू फील कंफर्टेबल बैठ जाना, नहीं तो गिर जाओगे। सर आप और एक बार समझा सकते? और एक बार क्यों नहीं, 25 बार समझाएंगे, इसलिए तो खड़े हैं। देखो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया, कितना एंगल गया है? थीटा एंगल गया है। अबाउट पॉइंट सी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? थीटा। अबाउट पॉइंट पी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 समझ में आया? मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको t सेकंड लगा। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c? थीटा बाई t। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट p? थीटा बाई 2 डिवाइड बाई t। तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p इज हाफ ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अबाउट c। क्या बात समझ में आया? तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट एनी पॉइंट p इज हाफ ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c। जिनमें बैठना चाहे तो बैठ सकते हो। आर यू कंफर्टेबल नाउ? बैठ। समझ में आया? चिड़े हैं पर करना पड़ेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, ए फैन was moving at 100 RPM। 100 RPM में फैन घूम रहा था। When switched off, जब इसको स्विच ऑफ कर दिया गया, when switched off it stops in 10 minutes। 10 मिनट में रुका। स्विच ऑफ करने के बाद चल रहा था पंखा, धीरे धीरे बंद होता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड before coming to rest। रेस्ट में आने से पहले कितनी बार घूम चुका होगा? आप लोग प्रॉपर नहीं कर पाओगे मुझे मालूम है, थोड़ा सा पढ़ाए थे थ्योरी, उसके बाद करा रहे, इतना जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन सीख रहे हो, धीरे धीरे सीखेंगे, फिर तो कोचिंग देने से कर लोगे। नाउ यू आर अंडर ट्रेनिंग, डोंट वरी अगर नहीं बन रहा है तो, ठीक है? ट्रेनिंग चल रहा है अभी आपको। तो दिया क्या है? दिया ये है कोई फैन था, घूम रहा था 100 आरपीएम में, रिवोल्यूशंस पर मिनट। ये आरपीएम क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर वेलोसिटी, जो रेडियन पर सेकंड में होता है, नहीं? तो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज इन रेडियन पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन कहते थे।
ये अगर एंगुलर वेलोसिटी को रिवोल्यूशन पर मिनट में कहेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिवोल्यूशन में काउंट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम देखें थोड़ा तो कहेंगे इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी था 100 आरपीएम, समझ में, फाइनली रुक गया, क्या हो गया 0। अच्छा, और क्या है दिया है कि टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है, ये दिया है 10 मिनट्स। देखो ये रिवोल्यूशन पर मिनट टाइम को मिनट में दिए, अगर मैं थीटा को निकालना चाहूंगा तो थीटा किस यूनिट में निकलेगा, रिवोल्यूशंस, ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक ही बात है ना, हाँ रोटेशन हुआ ना, हाँ, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, मतलब एक रिवोल्यूशन का हुआ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, थीटा इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसे काउंट करेंगे। सर नहीं मतलब 100 आरपीएम मतलब 100 रिवोल्यूशंस पर मिनट, रोटेशन। हाँ रोटेशन। तो क्या कहते हैं, हाँ तो रोटेशन सर्कुलर मोशन और दो अलग अलग चीजें हैं। रोटेशनल मोशन दूसरा एक मोशन है, पढ़ेंगे हम लोग, किसको रोटेशनल मोशन कहते हैं, किसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ये दोनों मोशन अलग अलग है। सर्कुलर मोशन में वी आर कंसीडरिंग द बॉडी एज ए पॉइंट मास, रोटेशनल मोशन में डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ये पेन घूम रहा है तो हम कहेंगे रोटेशन, यू आर करेक्ट। मक्खी उड़ रहा है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। इस मोशन में भी अगर सेंट्रल मास को देखेंगे तो हम कहेंगे इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रल मास का, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन वो फाइनली उसमें एक डिफरेंस है, डिफरेंस को तब देखेंगे जब रोटेशनल डायनेमिक्स देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, ये थीटा तुम नंबर ऑफ रोटेशन से ऐसे बोलना चाहते हो, हाँ बोलो, मेरे को क्या है, कुछ भी बोलो, बोलने में क्या है, कुछ भी बोलो, लिखो, लेकिन रिवोल्यूशंस, थीटा इज नंबर ऑफ। अब सोचो तो हम ये अश्यूम करके चलेंगे कि पंखा का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ और रुका, मुझे चाहिए थीटा कितना होगा। मैं इसको पहले ट्रांसलेट करता हूँ लीनियर मोशन में। मान लो कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, जस्ट थिंक, और पता चला गाड़ी जा रहा था, आपने ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड में रुक गया, स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, कितना दूर गया होगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? सर हाफ इनटू गिवन, पहले आपको देखना है कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हम अश्यूम ये कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में जा रहा है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए v माइनस u बाई टी करके a निकालोगे, लंबा हो जाएगा। यू आर ऑल स्मार्ट। आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाई टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। पढ़ते ही नहीं पढ़ते वाला? हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, assuming, ये assuming पार्ट है, यहाँ पर दिया रहेगा assuming यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन, ऐसे करके लिखा रहेगा, assuming constant angular acceleration, assuming constant angular acceleration। आप कहोगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, दैट इज टोटल थीटा बाई टोटल टाइम। लीनियर मोशन को ही तो ट्रांसलेट करें यहाँ पे, वहां पर होता था कि नहीं होता था? एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। यहाँ पर ओवरऑल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो फिर इसमें आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये 2 कहां से है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दिस, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यस, तो हमें क्या चाहिए था, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा थीटा टोटल, थीटा टोटल क्या हो जाएगा, ये था पहला वाला कितना था 100, बाद में हो गया 0 बाई 2, टी को इधर ले आओ, कितना है 10 मिनट्स, क्या मिलेगा बताओ तो देखें। ये हो गया 50 इंटू 10 हो गया
500 यूनिट क्या मिलेगा, ये था रिवोल्यूशन पर मिनट इनटू मिनट, क्या हो गया 500 रिवोल्यूशंस। मतलब रुकने से पहले वो कितने बार घूम लेगा, 500 बार घूम लेगा। इट वॉज मूविंग विथ 100 आरपीएम, आपने स्विच ऑफ किया, 10 मिनट तक चलता रहा, धीरे 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 बंद हुआ, तब तक कितने बार पूरा घूम लिया, 500 टाइम्स घूम लिया। क्या समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1t प्लस थीटा सॉरी हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला यूज कर। ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए तुम्हारा मेथड में करते हैं, ये मेरा मेथड था, तुम्हारा मेथड में करते हैं। सेकंड मेथड, ओमेगा 1 कितना है भैया 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। तुम्हारा वाला मेथड क्योंकि थोड़ा उसको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। ओमेगा 2 क्या है 0, टाइम दिया है 10 मिनट। क्या आप निकाल सकते हो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन? हाँ, कैसे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टाइम, इट इज 0 माइनस 100 बाई 10 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 10 रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। क्यों मिनट स्क्वायर हुआ समझ में आया? इसमें ऑलरेडी रिवोल्यूशन पर मिनट था और मैंने नीचे 10 मिनट डिफाइन कर दिया। मैंने उल्टा सोचा कि अगर वो अभी तो रिटार्ड कर रहा है, अगर रिटार्ड की जगह एक्सेलरेट करना शुरू हो जाए समझ वैसे भी कर देंगे, समझ में आ रहा है नहीं वाला? तो अल्फा मिल गया, तो पूछा है व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें थीटा पूछा है। सोचो तो एस पूछा होता तो क्या फॉर्मूला लगाते, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ओमेगा 2 तो 0 था, रुक गया है, ओमेगा 2 0 था, ओमेगा 1 क्या था 100 का स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा कितना था -10। इज इट कमिंग, क्या है देखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इट इज कमिंग आउट टू बी 1000 बाई 2 इज 500। क्या बात समझ में आया? ये बीच में मैं क्यों लिखा, बताने के लिए कि ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं, ये आता है तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे उसमें, समझ में? इसलिए अंडरस्टूड। नेक्स्ट, a particle moving in a circle of radius 10 centimeter moves a distance 20 centimeter find angular displacement and angular displacement and linear displacement. कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, जिस सर्किल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, गया कितना दूर 20 सेंटीमीटर, पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ। सिंपल है। सॉल्यूशन यहाँ एस कितना दिया है, डिस्टेंस कितना गया है 20 सेंटीमीटर, आर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा यू नो, पर थीटा इज एस बाई आर, क्या हो गया 2, यूनिट क्या होगा एस स्क्वायर आर थीटा कब होता है व्हेन थीटा इज इन रेडियंस, तो 2 रेडियंस। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया। पूछा है कि बताओ कि व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सोचो ये है वो पार्टिकल, ये पार्टिकल,
वो क्या किया है, यहाँ से चल रहा था, यहाँ तक गया था, कितना एंगल गया था, थीटा एंगल गया था। मुझे पता करना है व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यू नो इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये पता करना है कि नहीं। अगर ये लेंथ r है, मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंगल थीटा है, समझाने के लिए इधर रख दिया, ये थीटा है। मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये एंगल थीटा बाई 2 नहीं होगा? होगा। ये अगर थीटा बाई 2 हो गया तो व्हाट विल बी दिस लेंथ, r साइन थीटा बाई 2। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? The total length will be 2r sin theta by 2। तो कहेंगे linear displacement is equal to 2r sin theta by 2, where theta is in radians। थीटा कैसा, रेडियन में कितना था, 2 रेडियन डालो तो ये हो गया साइन 1 रेडियन, और 2r, r का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू साइन 1 रेडियन को अगर आप डिग्री में लिखना चाहोगे, 1 रेडियन कितना होगा, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, 1 रेडियन इज 180 बाई पाई, दिस मच इन डिग्री। ऐसे छोड़ दो। यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सेंटीमीटर। 180 बाई पाई रेडियन का वैल्यू निकालो, ये रफली कितना होता है, पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, आसपास 60 डिग्री पे हुआ है कि नहीं। पाई का वैल्यू होता है 3.141, यू नो। ये अगर पाई का वैल्यू 3.141 हुआ तो 180 बाई 3 इज रफली 60 डिग्री, साइन 60 इज 3/2, इट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट। 10 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आएगा, कितना आएगा हमको मतलब नहीं, वी वांटेड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट। क्या साइन 180 बाय पाई का, ये जो था क्या आया, थीटा का वैल्यू था 2 रेडियन, अच्छा तो ये 1 रेडियन हो गया। 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्री, तो डिग्री में आप लोग कैलकुलेट करना जानते हो, वैल्यू तो मैं बता दिया। और वैसे भी अगर मैं 1 रेडियन इसको लिखता तो 1 रेडियन इज नॉट दैट स्मॉल कि हम लोग इसको 1 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। मैं बोले फॉर स्मॉल एंगल के लिए 1 रेडियन इज ए बिग एंगल। ओके, अगला क्वेश्चन, the second hand of a clock is, the second hand of a clock is 5 centimeter long. Find magnitude of change in velocity of its tip in 15 seconds। 15 सेकेंड में उसका सेकेंड हैंड का टिप का चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, समझ में आया। 15 सेकेंड में कैसे जाएगा वो, मान लो कि यहाँ पर था, और आपको सबको मालूम होगा कि सेकेंड हैंड मूव्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली घड़ी में तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, है कि नहीं। तो ये सेकेंड हैंड अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया तो 15 सेकेंड में इतना दूर आता है। यहाँ पर उसका स्पीड जितना होगा यहाँ पर भी तो स्पीड उतना ही होगा, और ये निकालना भी तुमको आता है ओमेगा इनटू आर, नहीं। यू नो दी स्पीड, यहाँ पर स्पीड ऐसे था, यहाँ पर स्पीड ऐसा। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी मालूम है, v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, भूल गए। वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होता था, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी विल हैव ए मैग्नीट्यूड सेम एज v स्क्वायर प्लस 2v नो माइनस 2v, और दोनों के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। ये हो गया, इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी रूट 2v। यस, वेयर v कितना है, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है,
2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू आर। टाइम पीरियड कितना है? सेकेंड हैंड है भाई, सेकेंड हैंड है तो टाइम पीरियड कितना होगा? सेकेंड हैंड को एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता है? 60 डिग्री, 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो आपको हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई बाई 60 इंटू आर दिया हुआ है समथिंग लाइक 5 सेंटीमीटर, सो इट इज पाई बाई 6। v का वैल्यू हो गया पाई बाई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? √2 टाइम्स v, पाई इंटू √2 बाई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जबरदस्ती में फॉर्मूला को एक्वेंटेड करने के लिए कोशिश करता हूँ। अक्सर इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, खाली माइनर क्लासेस में आता है। छोटे बच्चों को स्कूल में ये सब आते रहता है। जेईई में इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आता है। क्या बातें समझ में आया? Is it understood? At what time between 2 o'clock to 2:15 o'clock the minute hand and hour hand exactly coincide? कौन सी समय पे 2 बजे से 2:15 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे? समझ में आया? क्या वो 2:10 में हो सकता है? नहीं, तब तक तो ये थोड़ा आगे निकल गया होगा। कितना समय पे एग्जैक्टली कौन से टाइम पे ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे? 10 by 11 minutes. 2:10 के बाद 10 by 11 minutes. सोचना है और आंसर बताना। डालते हैं हाँ। एक दिन में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितनी बार एंगल 90 डिग्री होता है इन 24 आवर्स? हाउ मेनी टाइम्स द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 90 डिग्री इन ए कंप्लीट डे? एक दिन में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितनी बार 90 डिग्री होता है? बहुत बार होता है हाँ। टीचर बोलेंगे तेरे को बहुत मार्क मिला, कितना वो मालूम नहीं, बहुत मिला है। 4 बार। सोच के ये दोनों क्वेश्चन सोच के मेरे को बताओ चैनल में। देखो ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़े टू मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट इज ओमेगा, थीटा, आर, अल्फा, ये सब ठीक है, थोड़ा जो जान लिए उतना काफी। खाली डेफिनेशन बताना था, मैं थोड़ा वो जबरदस्ती खींच खाच के कुछ न्यूमेरिकल कर दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स, जिसमें फिर से इक्विलिब्रियम एनालिसिस वगैरह, न्यूटन लॉ वगैरह, वर्क एनर्जी पावर, सब चीजें आ जाएंगी उसमें। नहीं, ये सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स वही तो बताया। सर्कुलर मोशन में रोटेशनल मोशन में अंतर क्या है? एक पॉइंट मास का है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास का है, चीजें बदल जाता है। कोई पॉइंट मास अगर घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर कहते हो, ये घूम रहा है तो उसको हाफ एम वी स्क्वायर नहीं कहते हो, ठीक है ना, कुछ अलग है काइनेटिक एनर्जी तो अलग हो जाता है। खैर अगला क्लास का एकदम मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें बताएंगे, नहीं समझोगे तो आगे करना मुश्किल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास वी आर सीइंग सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स, ओके, एंड दिस थर्सडे वी हैव न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। समझ में आया? न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो तो जानते हो थोड़ा सा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।
क्योंकि छोटा वाला मैक्सिमम 30 का है, तो ये तो 16 से पहाड़ हो गया।